तो सबसे पहला पार्ट हमारा जो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, लेकिन एक बार फिर से समझा रहा हूं कि कंप्यूटर इज अ मशीन और डिवाइस दैट परफॉर्म्स प्रोसेसेस, कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो इंस्ट्रक्शन हमको प्रोवाइड करते हैं, उस इंस्ट्रक्शन के बिहाफ पे कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है, जो कैलकुलेशन करता है, जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और हमको जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए होता है, जो डिजायर्ड रिजल्ट होता है, वो दे देता है। तो कंप्यूटर को हम लोग कंप्यूट वर्ड से जोड़ते हैं, एक ऐसी मशीन जो कंप्यूट करे। और चूंकि मशीन है तो वो आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है, ठीक, अपने से कुछ नहीं कर पाती है। जब तक कि मशीन लर्निंग और एआई इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तब तक कंप्यूटर को यही कहा जाता था कि कंप्यूटर सिर्फ वही करेगा जो हम चाहेंगे। वो ठीक है कि वो हमसे तेज काम करता है, परफॉर्मेंस उसकी 100% लगभग होती है, लेकिन वो है तो मशीन ही, ठीक, वो हमारे दिमाग से ही चलता है। ठीक है, तो कंप्यूटर एक मशीन है और वो हमारे इंस्ट्रक्शन से काम कर रहा होता है। ठीक, दूसरा पार्ट हमारा है, इट इज डिजाइन टू एग्जीक्यूट एप्लीकेशन and provides a variety of solutions by combining integrated hardware and software components। ठीक, आप किसी भी कंप्यूटर को जब देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों यूज हो रहा होता है। अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता क्या है, पहले हम थोड़ा सा ये समझते हैं। हार्डवेयर का मतलब जो फिजिकल कंपोनेंट है, जैसे आपके घर में टीवी लगी हुई है तो आप टीवी को छू सकते हैं, आप उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो प्रोग्राम आ रहा है वो आप उसको सिर्फ महसूस करेंगे, उस प्रोग्राम को आप निकाल नहीं सकते। तो जो प्रोग्राम आ रहा है वो सॉफ्टवेयर है। जो जिस पार्ट को आप टच कर ले रहे हैं, जिस पार्ट को आप फील कर ले रहे हैं, वो आपका हार्डवेयर है। एक सिंपल डेफिनेशन में अगर हम इस चीज को बोले तो सिर्फ यही है कि जिसको आप टच और फील करते हैं वो हार्डवेयर है, जिसको आप सिर्फ फील करते हैं वो सॉफ्टवेयर है। ठीक, तो अगर मूवी में कोई एक्टर या एक्ट्रेस डांस कर रहा है तो हम सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर है। लेकिन टीवी को हम अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, हम उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये हार्डवेयर है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक, थर्ड पार्ट हमारा है, इन जनरल अ मशीन which has capability to store large data value in its memory। ठीक, it works using input and output devices। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि कंप्यूटर में बहुत लार्ज डेटाबेस होता है जिसमें आप डेटा को मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक, और जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को जाते हैं वो इंस्ट्रक्शन हमारा इनपुट डिवाइस के थ्रू जाता है, मतलब हम चाहे कीबोर्ड या माउस के थ्रू कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, और जब वो प्रोसेस होता है, भी आगे हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं, तो वो स्क्रीन पे, मॉनिटर पे या प्रिंटर के थ्रू हमारा आउटपुट शो हो जाता है। ठीक, तो जो पूरा कंप्यूटर हमारा काम करता है वो बेसिकली इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के ऊपर काम करता है। ठीक, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट को हम लोग आईपीओ साइकिल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, नोट कर लीजिएगा जिसको नोट करना हो, आईपीओ साइकिल। मैं लिख रहा हूं, आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, आईपीओ साइकिल। आईपीओ का मतलब इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। अगर आईपीओ को थोड़ा आप समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझिए कि जब आप रोड साइड पे जा रहे होते हैं तो आपको कुछ ठेले वाले दिखते हैं जो जूस आपको सेल कर रहे होते हैं, तो आप जाते हैं, उनसे कहते हैं कि मुझे मौसमी का जूस बना के दो, तो मौसमी छिल के रखते हैं, वो एक मशीन में उस मौसमी को डालते हैं, मतलब वो इनपुट हो रहा है, फिर वो मशीन को चलाना शुरू करते हैं, इट मीन्स कि वो प्रोसेस हो रहा है। जब वो चलाना शुरू करते हैं तो जूस जो है एक बर्तन में निकल के चला आता है, जिसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। ठीक, तो प्रोसेस, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। आप जो इनपुट दे रहे हैं, फिर प्रोसेस दे रहे हैं, फिर आउटपुट निकल के आ रहा है, तो रिजल्ट आपका पूरी तरीके से डिपेंड होगा किसके ऊपर, इनपुट के ऊपर।
ठीक, जैसे अगर इनपुट में मौसमी की जगह पे हमने नारियल डाल दिया तो नारियल क्या होगा, अगर इनपुट होगा तो वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा, और अगर वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा तो कभी भी आउटपुट नहीं आएगा। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन इनपुट कि आप क्या रिजल्ट चाहते हैं और आप क्या आउटपुट चाहते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ गया? हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा है, इसमें नेक्स्ट पार्ट हमारा है जिसमें हम लोग अब आएंगे और समझेंगे कि जो इनपुट करते हैं वो होता क्या है। ठीक, तो जो इनपुट करते हैं हम लोग उसको डेटा बोलते हैं। जो इनपुट करते हैं हम उसको डेटा बोलते हैं। डेटा क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखिए। डेटा कैन बी डिफाइंड as a representation of facts, concept और instruction in a formalized manner। इसको इतनी लंबी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, आप ऐसे में लिख सकते हैं कि डेटा हमारा जो होता है वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, अगर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम लोग डेटा बोलते हैं, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो A to Z हो सकता है, वो 0 to 9 हो सकता है, वो स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है। तो मतलब वो कोई भी डेटा जो आप कीबोर्ड के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्यूटर को, उसको हम लोग रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स बोलेंगे। फिर से समझिए, वो कोई भी डेटा जिसको आप कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो आपका डेटा है, चाहे वो कैपिटल A to Z हो, चाहे वो स्मॉल A to Z हो, चाहे वो 0 to 9 हो, और चाहे तो कोई भी स्पेशल सिंबल हो जैसे प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो आप जो भी सिंबॉलिक फॉर्म देंगे उसको कंप्यूटर क्या करेगा, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर के फॉर्म में ले लेगा। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप इसमें आएगा हमेशा जिसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कुछ भी लिखा, हम यहाँ कीबोर्ड से कुछ भी दे रहे हैं, ये हमारा इंस्ट्रक्शन है जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं। ठीक, इसी को हम लोग डेटा बोलते हैं, जो डेटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए। ठीक, तो इंफॉर्मेशन क्या होता है कि वो डेटा जो प्रोसेस हो जाए, वो डेटा जो प्रोसेस हो जाए वो इंफॉर्मेशन हो जाए। ठीक, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल आप देखिए कि जब हम एक छोटे से बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम A, B, C, D ऐसे पढ़ा रहे होते हैं। तो पहले हम A, B, C, D पढ़ाते हैं, एक छोटा छोटा डेटा बच्चों को समझाते हैं। जब छोटा डेटा बच्चा प्रोसेस कर लेता है तब फिर हम समझाते हैं कि A फॉर एप्पल होगा, B फॉर बॉल होगा। अब बच्चा उस डेटा को एज ए इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करना शुरू करता है। तो इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जो प्रोसेस डेटा होता है उसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, डेटा और इंफॉर्मेशन ये दो पार्ट के बाद हमारा जो तीसरा पार्ट कहलाता है वो कहलाता है नॉलेज। तो वेरी फर्स्ट पार्ट इज डेटा, सेकेंड पार्ट इज इंफॉर्मेशन एंड थर्ड पार्ट इज नॉलेज। अब आप सोचिए कि आप आपस में बात करते हैं और कहते हैं वो बंदा बहुत नॉलेजेबल है। तो वो नॉलेजेबल कैसे हुआ? क्योंकि उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है। और प्रॉपर इंफॉर्मेशन कैसे आई? जब उसके पास प्रॉपर डेटा हुआ। तो जब डेटा प्रोसेस हुआ तो इंफॉर्मेशन हुई, जब इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुई तो वो नॉलेज हुई। तभी आप बोलते हैं कि ये बंदा बहुत नॉलेजेबल है, इसको हर चीज की जानकारी है, हर चीज जानता है। ठीक, क्यों जानता है? क्योंकि उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। नॉलेज के ऊपर भी एक वर्ड आता है जिसको हम लोग विजडम बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल। हम लोग आपस में बोलते हैं यार वो बहुत नॉलेजेबल है लेकिन वो बहुत इंटेलेक्चुअल है। ठीक, तो नॉलेज जब प्रोसेस हो जाती है तो वो विजडम कहलाती है। तो ये चार पार्ट कंप्यूटर के जो बेसिक पार्ट हैं, ये चारों समझ में आ गए या कोई डाउट है? डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, नॉलेज के बाद विजडम। ठीक, तो इंफॉर्मेशन क्या हुई? इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड or classified data which has some meaningful values for the receiver. Information is the process data on which decision
एंड एक्शन आर बेस्ड। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के टर्म पे भी और हम लोग के टर्म पे भी। हम लोग जब कभी प्रॉब्लम में होते हैं तो हम किसी एक्सपीरियंस बंदे के पास जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमको क्या करना चाहिए। तो वो जो बंदा होता है उसके पास इंफॉर्मेशन हमसे ज्यादा होती है, तो वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जो अनुभवी लोग होते हैं वो हमको जानकारी ज्यादा देते हैं क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन होती है। ठीक इसी तरीके से कंप्यूटर को जब हम जितना डेटा देंगे वो प्रॉपर प्रोसेस करेगा, जब प्रोसेस कर लेगा तभी वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो डेटा और इंफॉर्मेशन मुझे लगता है कि दोनों समझ में आ गए होंगे। हमने ये डिफरेंस लिख के दिया हुआ है, हम एक बार तेजी से पढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डेटा, ये हमने भी आपको समझाया। द प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, जिसको आउटपुट बोल रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है डेटा इज एन इनपुट फॉर कंप्यूटर। कंप्यूटर को जो भी फील्ड जो भी डेटा हम दे रहे हैं वो डेटा कहलाएगा। इंफॉर्मेशन क्या होगा? इंफॉर्मेशन आउटपुट के पार्ट पे हमेशा निकल के आएगा। डेटा इज इंडिपेंडेंट, डेटा सेपरेट वैल्यू होती है, हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन इज डिपेंडेंट ऑन डेटा। इंफॉर्मेशन हमेशा डेटा के ऊपर डिपेंड करती है। अगर किसी बंदे के पास सही डेटा है तो वो सही इंफॉर्मेशन रखेगा, अगर किसी बंदे के पास गलत डेटा है तो हमेशा गलत इंफॉर्मेशन उसके पास होगी। ठीक, ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। When data is lost, it cannot be reproduced. चूंकि इंडिपेंडेंट नेचर का होता है तो अगर आपने कोई डेटा पुट कर दिया तो वो वापस फिर से नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन कोई लॉस हो गई तो फिर से रिप्रोड्यूस की जा सकती है। डेटा इज मीनिंगलेस एंड वैल्यूलेस, डेटा की अपनी कोई मीनिंग नहीं होती है। हमने अभी आपको दिखाया कि हमने कुछ भी टाइप कर दिया, उसकी कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब डेटा प्रोसेस हो जाता है तो उसकी मीनिंग हो जाती है, वो वैल्यूएबल हो जाता है। ये सबको समझ में आ गया? सबको क्लियर है? ओके, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब इंफॉर्मेशन के टर्म पे तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग कॉपी पे नोट कर लें अगर करना चाहें। पहला है टाइमली, दूसरा है एक्यूरेसी और तीसरा है कंप्लीटनेस। सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। ठीक, अगर इंफॉर्मेशन टाइमली मिलेगा तब हम उसका यूज कर पाएंगे। अगर डेटा एक्यूरेट होगा, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होगी, तब हम उसके ऊपर काम कर पाएंगे। और अगर डेटा या इंफॉर्मेशन हमारी कंप्लीट होगी तब हम उसके ऊपर प्रोसेस कर पाएंगे। तो बेसिकली देयर आर थ्री पिलर्स रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। द वेरी फर्स्ट इज टाइमली, second one is accuracy and third one is completeness. अगर आप अपने कंप्यूटर पे टाइमली डेटा पुट करते जाएंगे विद 100% एक्यूरेसी तो डेफिनेटली वो डेटा कंप्लीट होगा, और जब डेटा कंप्लीट होगा तो वो एक अच्छी इंफॉर्मेशन आपको हमेशा देगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? टाइमली, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। ठीक, आपको डेटा टाइम मैनर में देना है, डेटा एक्यूरेसी मैनर में देना है, तभी डेटा हमारा कंप्लीट होगा, नहीं तो डेटा हमारा कंप्लीट कभी भी नहीं माना जाएगा। ये किसी भी पार्ट पे आप देख लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट को लेके देख लीजिए, किसी भी मैटर को लेके देख लीजिए। अगर आपको कोई बात अपने फादर से करनी है, अपनी सिस्टर से करनी है, और अगर आप टाइम पे नहीं कर पाएंगे तो वो आपकी हेल्प कभी नहीं कर पाएंगे। तो डेटा हमारा हमेशा टाइम पे होना चाहिए। जब टाइम पे होगा और 100% एक्यूरेट होगा तो डेफिनेटली हमारी जो इंफॉर्मेशन होगी वो कंप्लीट होगी। ठीक है, ये तीनों पिलर क्लियर हो गए सबको? टाइमली, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। हम लोग अभी यहाँ पे यही बात कर रहे थे, जो आईपीओ साइकिल की बात कर रहे थे कि सिंपलेस्ट वर्कफ्लो ऑफ कंप्यूटर, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट को हमने आपको बताया कि जो हम कीबोर्ड के थ्रू इनपुट करा रहे हैं, फिर हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो हमारा आउटपुट है। ठीक, आपको हम एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करते हैं।
कि अगर हमने मान लीजिए कि एक वैल्यू दी a इक्वल्स टू 10, ये हमारा डेटा है। फिर हमने दी b इक्वल्स टू 20, ये भी हमारा डेटा है। अब हमने कहा कि इसको प्रोसेस करो, c इक्वल्स टू a प्लस b। ठीक, ये प्रोसेस हुआ और फिर हमने कहा कि इसको प्रिंट करो, तो c की वैल्यू प्रिंट हुई। तो अब आप देखेंगे ये जो a इक्वल्स टू 10 है, ये इनपुट है जो हमने कंप्यूटर को दिया, ये हमारा इनपुट है जो हमने कंप्यूटर को दिया। जब a और b दोनों वैल्यू आएंगी तब वो c इक्वल्स टू a प्लस b कर पाएगा। ये बात समझ में आ रही है? जब तक a और b दोनों की वैल्यू नहीं होगी कभी भी c इक्वल्स टू a प्लस b परफॉर्म नहीं होगा। तो ये पार्ट हमारा प्रोसेस हुआ। जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो a और b का सम हमारा c में आ जाएगा। जब c में आ जाएगा अब हम c को क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, आउटपुट हुआ। ठीक, बहुत सिंपल मैनर में हमने आपको ये एग्जांपल दिया है कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट कैसे होता है। ये समझ में आ गया है? नोट करते रहिएगा। ठीक, ये सबको क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट सबको क्लियर हो गया कि एक एक डेटा आप इनपुट करेंगे, एक एक डेटा आप इनपुट करेंगे, वो उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद आपका वो आउटपुट दे देगा। क्लियर है? अब इसमें देखिए हमने लिखवाया है, लिखा है इन दिस स्टेप द इनपुट डेटा इज प्रिपेयर्ड, the input data is prepared in some convenient form for processing. The form will depend on the processing machine. अभी मैं इसको थोड़ा और आपको डिटेल में समझाता हूँ। Processing in this step, the input data is changed to produce data in more useful form. और थर्ड हमारा है जो हम अभी आ रहे हैं इस पे, फुल फॉर्म पे मैं अभी आ रहा हूं। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं उसके ऊपर फोकस कीजिए, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो मेरे से डिस्कस कीजिए। ठीक, तो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट में हमको सिर्फ इतना समझना है कि जैसे कि अगर हम लोग जैसे फेसबुक पे जा रहे हैं, फेसबुक पे हम अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो हमारा इनपुट हुआ। इनपुट करने के बाद वो सारा डेटा फेसबुक उसको कंपाइल करता है, तो डेटा कंपाइलेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी डेटा हम उसको दिए होते हैं वो प्रोसेस करके हमको आउटपुट दे देता है। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट हुआ। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट पार्ट हमारा है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। देखिए, फुल फॉर्म का जो टेक्निकल टर्म है, अगर मैं अपनी नॉलेज के बेस पे कहूं तो कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। ठीक, लेकिन एक बेसिक टर्मिनोलॉजी बना दी गई है कि आप समझ सकें कि कंप्यूटर एक्चुअल में क्या है। ठीक, अदरवाइज कोई फुल फॉर्म कंप्यूटर का नहीं है, जो मेरी अपनी नॉलेज है। लेकिन मुझे ये डेटा कहीं से मिला तो मैंने सोचा कि आपको लिख दें, क्योंकि कंपटीशन में कुछ भी पूछ सकते हैं, वहां कोई चैलेंज नहीं है। ठीक है, कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये डेफिनेशन बहुत हद तक अब चेंज हो चुकी है। ऐसे बहुत सी चीजें अब आ गई हैं कंप्यूटर के साथ, बहुत सी चीजें ऐसी आ गई हैं जो इस डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करती है। लेकिन आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये फुल फॉर्म लिखना चाहे तो जरूर लिख लीजिए। ठीक है, तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म ये हो गया। अब हम लोग इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट के बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, और नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक डायग्राम्स ऑफ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर डायग्राम का मतलब स्ट्रक्चरल डिजाइन कंप्यूटर की क्या होती है।
ठीक है। तो स्ट्रक्चरल डिजाइन कंप्यूटर की हमको समझने के लिए सबसे पहले आप अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाइए कंप्यूटर की। अगर आप कंप्यूटर को देख रहे हैं तो आपको एक मॉनिटर दिखता है, एक कीबोर्ड दिखता है, एक माउस दिखता है और एक बड़ा सा टीन का डिब्बा दिखता है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आपने देखा होगा कि एक मॉनिटर आपको दिखता है, एक माउस, कीबोर्ड और एक टीन का डिब्बा। मैं टीन का डिब्बा उसको जानबूझ के बोल रहा हूँ, इंटेंशनली बोल रहा हूँ, क्योंकि उस टीन के डिब्बे को बहुत से लोग सीपीयू बोलते हैं। एक्चुअल में वो सीपीयू नहीं होता है, वो एक बॉक्स होता है जिसके अंदर बाकी सारी चीजें रखी जाती है। तो इन जनरल टर्म पे लोग उस बॉक्स को सीपीयू बोलते हैं, जबकि वो सीपीयू नहीं होता है। उसके अंदर हमारा मदरबोर्ड होता है और मदरबोर्ड के अंदर एक छोटा सा चिप सीपीयू लगा होता है, ठीक। लेकिन उसको इन जनरल लोग सीपीयू बोलते हैं। तो ये अपने आप को करेक्ट कीजिएगा कि अब आप लोग उसको कैबिनेट बोलेंगे, टीन का डिब्बा नहीं बोलिएगा, वो मैं आपसे बोल रहा था, उसको आप लोग कैबिनेट बोलेंगे, ठीक है, उस बॉक्स को। तो अब हम स्ट्रक्चरल डिजाइन अगर करें तो जो हमारा कीबोर्ड और माउस है वो बेसिकली इनपुट है, जहां से हम इंस्ट्रक्शंस को दे रहे हैं, ठीक है। जो हमारा मॉनिटर है वो हमारा आउटपुट है। मॉनिटर को देख लें या प्रिंटर को देख लें, वो हमारा आउटपुट है, ठीक। जो हमारा कैबिनेट दिख रहा है उस कैबिनेट में सीपीयू होता है, जिसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और तीसरा होता है हमारी मेन मेमोरी, ठीक। ठीक है, ये क्लियर है? तो आप सबसे पहले ये समझिए कि जब हम लोग इनपुट के पार्ट पे डिस्कशन करते हैं तो इनपुट हमारा माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, टच स्क्रीन, ये सब हमारे इनपुट डिवाइसेस में आते हैं। जब हम लोग इनपुट डिवाइसेस को डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये सब हमारे इनपुट होते हैं। जैसे आप मोबाइल में आपका टच स्क्रीन होता है तो इनपुट होता है, आप अपने मोबाइल को इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसको स्क्रॉल करो, इसके ऊपर क्लिक करो, इसको ड्रैग करो, इसको ड्रॉप करो, ये सारी चीजें इनपुट होती है। तो जहां पे भी टच स्क्रीन होगा इट मींस कि आप इनपुट दे रहे हैं, ठीक। कंप्यूटर के पार्ट पे भी आपके कुछ कंप्यूटर टच स्क्रीन होते हैं तो वो भी इनपुट दे रहे होते हैं हम लोग अपने फिंगर्स के थ्रू, ठीक। अदरवाइज जो बेसिक पार्ट है वो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर होता है। ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ओके। तो हमने इनपुट क्या किया, डेटा को किया। अब 3 पार्ट ये हमको बहुत ठीक से समझना है कि इसकी वर्किंग क्या होती है। इसकी वर्किंग कुछ अलग से नहीं होती है, ऊपर वाले ने जो हम लोगों को बनाया हुआ है, अगर आप अपने बारे में थोड़ा सा सोचेंगे तो आप देखेंगे कि यही 3 पार्ट आपके अंदर भी है। आपके आपके बॉडी में एक कंट्रोल यूनिट है जो आपको कंट्रोल करती है, जो आपको बताती है कि ये सही है, ये गलत है, ये करना है, ये नहीं करना है, आपको हाथ कब उठाना है, आपको सर कब घुमाना है, ये सारी चीजें कंट्रोलिंग हो रही है आपके बॉडी के अंदर, ठीक। वो पार्ट कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट करता है कि जितने भी प्रोसेस होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक। फिर आप वापस आइए, आप देखिए आपके अंदर अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट होती है। आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और लॉजिक्स लगाते हैं, ठीक। ये भी ऊपर वाले ने आपको गिफ्ट किया हुआ है, ठीक। हमने उसी को देख के कंप्यूटर में अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट बनाई हुई है, जहां पे कंप्यूटर मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, कैलकुलेशंस करता है, रिलेशनल ऑपरेटर यूज करता है, जहां पे ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल्स टू, ये सब चेक करता है कि वेदर दिस कंडीशन इज ट्रू और नॉट, ठीक। ए बी के बराबर है या नहीं है,
5 के इक्वल है या नहीं है। ठीक, ये जैसे ऊपर वाले ने हम लोग को दिया है सोचने के लिए, वैसे हम लोग ने कंप्यूटर में अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट दी है, जहां पे वो मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। थर्ड पॉइंट हमारा है मेमोरी, मेन मेमोरी। मेमोरी के पार्ट पे जब डिटेल में हम आएंगे तो हम आपको समझाएंगे, लेकिन एक मेमोरी के टर्म पे ऊपर वाले ने हम लोग को भी एक दिमाग दिया है, और दिमाग में हम लोग चीजों को स्टोर करते हैं। ठीक, अच्छा, आप अपने दिमाग को अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो आपके दिमाग में दो चीजें होती है। एक चीज क्या होती है कि आप कुछ चीजों को परमानेंटली याद रखते हैं, परमानेंटली स्टोर करते हैं, और कुछ चीजों को टेम्परेरी स्टोर करते हैं। कुछ चीजें थोड़ी देर के लिए आपको याद होती हैं, कुछ दिन के बाद आप भूल जाते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है? ठीक, ऊपर वाले ने दो टाइप की मेमोरी आपको दे रखी है कि एक आप हमेशा याद रखिए और एक भूल जाइए। दो टाइप की मेमोरी है। वही दो मेमोरी हमने कंप्यूटर के अंदर भी दे रखी है, जिसको एक रैम बोलते हैं और एक रोम बोलते हैं। ठीक, तो जो रैम होती है वो टेम्परेरी मेमोरी की तरह काम करती है। जब तक कंप्यूटर आपका ऑन है तब तक वो काम करेगी, जैसे कंप्यूटर बंद हो जाएगा वो चली जाएगी। रोम में क्या होता है कि आपका डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। ठीक, परमानेंट आप डेटा को स्टोर करते हैं, वो रोम होता है। एक सिंपल एग्जांपल हम आपको देते हैं कि जब आप मोबाइल लेने जाते हैं तो आप यही कहते हैं कि आपका मोबाइल इतनी रैम का है और इतने रोम का है। ये वर्ड हर आदमी यूज करता है जो मोबाइल यूज करता है। ठीक, तो वो कहेगा कि भाई हमारी जो है 4 GB की रैम है और 32 GB की 32 GB का रोम है। ये वर्ड हम लोग इन जनरल यूज करते हैं कि 4 GB रैम है और 32 GB हमारी क्या है, रोम है। तो 4 GB रैम जो है वो सिर्फ जो आपके सॉफ्टवेयर रोम में स्टोर है उसको लोड करके एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज होती है। जो गेम, जो सॉफ्टवेयर आप अपने मोबाइल में स्टोर करते हैं, वो गेम और उस सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए रैम की जरूरत होती है। इसीलिए रोम ज्यादा होता है और रैम कम होता है। तो रैम को हम लोग एग्जीक्यूशन प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। अगर आप कभी देखिए कि आपके मोबाइल में अगर डेटा बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपका मोबाइल हैंग करने लग जाता है या आपका कंप्यूटर हैंग करने लग जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशन के लिए जो मेमोरी रिक्वायर्ड है, जो मेमोरी चाहिए, वो उसको नहीं मिल रही होती है। तो आप क्या करते हैं, अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर से कुछ अननेसेसरी डेटा को डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं, और जैसे आप ये काम कर लेते हैं आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप या कंप्यूटर प्रॉपरली एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो क्या ये तीनों पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और मेन मेमोरी। अगर किसी को दिक्कत हो तो बताइए, और क्लियर हो गया है तो हम लोग आगे चलें। ठीक है, तो रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब होता है वोलाटाइल टाइप ऑफ मेमोरी जो परमानेंट नहीं होता है। जैसे आपके क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है व्हाइट बोर्ड के अंदर, और व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते पढ़ाते जब उसने पढ़ा लिया तो उसने उसको इरेज कर दिया। अब उसके बाद उसने दूसरा टॉपिक शुरू किया, फिर उसको इरेज किया, फिर तीसरा टॉपिक शुरू किया, उसको इरेज कर दिया। तो ये हमारी रैम है। रैम का मतलब वोलाटाइल ऑफ नेचर। ठीक, जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक आपकी रैम चलेगी, उसकी मेमोरी चलेगी। जैसे टीचर ने डस्टर लगा के उसको क्लियर कर दिया, अब व्हाइट बोर्ड आपका क्लियर हो गया। लेकिन बुक में जो इंफॉर्मेशन आपके पास स्टोर है वो परमानेंट है, वो कहीं भी नहीं जाने वाला। तो रोम क्या होता है, एक परमानेंट मेमोरी होती है, और रैम क्या होता है, एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जो थोड़ी देर के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक, ये क्लियर हो गया? तो रोम में हमारे जो सॉफ्टवेयर और बाकी सारी चीजें हैं हम उसको स्टोर कर रहे होते हैं। रैम उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हमारी यूज होती है। ओके, तो जब
हम इनपुट करते हैं तो अर्थमेटिकल एंड कंट्रोल यूनिट उसको अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट पे भेजता है, कैलकुलेशन होता है, उसके बाद वो मेमोरी में जाता है और मेमोरी से वो आउटपुट में जाता है। अगर वो मेमोरी से आपका स्क्रीन पे जा रहा है तो इट मीन्स कि रैम में है। अगर मेमोरी से वो डेटा आपके किसी हार्ड डिस्क में स्टोर हो रहा है तो वो आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, जिसको हम लोग ऑक्सिलरी स्टोरेज बोलते हैं। ठीक है, तो जब हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करते हैं तो वो सेकेंडरी स्टोरेज होता है, अदरवाइज वो डेटा रॉम में स्टोर हो जाता है। तो ब्लॉक डायग्राम क्या सबको क्लियर हो गया है? कंट्रोल यूनिट सिर्फ और सिर्फ आपके सारे प्रोसेस को कंट्रोल करती है। जैसे आपकी बॉडी को कोई कंट्रोल कर रहा होता है, वैसे ही कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट बनाई गई। इज इट क्लियर? अगर कोई डाउट है तो बोलिए, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, नहीं तो फिर हम लोग आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में ये लास्ट टॉपिक हमारा आज का है, जिसको हम लोग देखेंगे। कंप्यूटर को बेसिकली हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देयर आर 4 बेसिक कंपोनेंट्स इन कंप्यूटर सिस्टम्स। ठीक, वेरी फर्स्ट पार्ट इज हार्डवेयर, सेकेंड पार्ट इज सॉफ्टवेयर, थर्ड पार्ट इज डेटा एंड फोर्थ पार्ट इज यूजर। ठीक, कंप्यूटर पे काम करने के लिए आपको हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब यू नीड कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, उसके बिना आप काम नहीं कर सकते। ठीक, अगर आपके पास कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर है भी तो किस पे काम करेंगे? उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, तो यू नीड अ सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर किसी भी टाइप का हो सकता है। एक अकाउंटेंट के लिए टैली जरूरी है, एक डेवलपर के लिए लैंग्वेजेस जरूरी है कि किस लैंग्वेज पे वो काम कर रहा है। ठीक, एक कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए MS ऑफिस जरूरी है। तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स है, लाखों सॉफ्टवेयर्स पड़े हुए हैं इस दुनिया में, जिसको हम यूज करते हैं एज पर आवर चॉइस, एज पर यूजर्स चॉइस। तो यूजर एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है कि काम करने वाला ही नहीं होगा तो आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का क्या करने वाले हैं। ठीक, तो बेसिकली यूजर उस डेटा को, उस रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को डेटा के फॉर्म में सॉफ्टवेयर में डालता है, और वो सॉफ्टवेयर आपका हार्डवेयर के अंदर होता है, उससे इंटीग्रेटेड होता है। इस पूरे पार्ट को मिला के हम लोग कंप्यूटर को डिजाइन करते हैं। तो बेसिकली ये 4 पार्ट्स, ये 4 कंपोनेंट्स हमारे कंप्यूटर के अंदर है। ठीक, जिसको हम यूज कर रहे होते हैं। इन चारों के अलावा आपको 5वीं चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके बिना कोई काम होगा ही नहीं। ठीक, ये चारों कंपोनेंट क्लियर हो गए? किसी की कोई क्वेरी हो तो बताइए। ओके, तो आज हम लोग क्लास यहीं तक रखेंगे, कल हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा तेजी से चलेंगे कल। आज थोड़ा 10-15 मिनट हम लोग का खराब हुआ है, डिस्टर्बेंस रही है। कल थोड़ा तेज चलेंगे, कुछ बेसिक चीजों को और क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक आप लोग चाहें तो अपना सिलेबस एक बार इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए या सर से ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग उसी पार्ट पे चलते हुए चले जाएंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो पार्ट आपको मैं दे रहा हूं ये नोट्स के फॉर्म में भी आपको दे दूं। ठीक है, नहीं, रॉम अलग है, ऑक्सिलरी मेमोरी अलग। ओके, तो क्लास को आज ओवर कर रहे हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करता हूं अपार्ट फ्रॉम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो आप नोट करते चलिए। यस, सेकेंड स्टोरेज, इट्स अ सेकेंडरी मेमोरी। यस, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क जिसको आप लोग बोलते हैं। पेन ड्राइव को बेसिकली हम लोग फ्लैश ड्राइव बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन आगे आएगी जब हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके भी कई पार्ट हैं। ठीक है, मोटा मोटा आप समझ सकते हैं कि ये
सेकेंडरी स्टोरेज है। पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव बोलते हैं, बेसिकली इट्स द पार्ट ऑफ फ्लैश ड्राइव। ठीक, चलिए फिर अब हम लोग कल मिलते हैं, और कोई क्वेश्चन होगा तो आप सर को पास कर दीजिएगा, सर मुझे पास कर देंगे, मैं आपको आंसर दे दूंगा। ओके, चलिए फिर गुड नाइट।